हेलो एवरीबॉडी। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन सॉल्विंग द रेडियल इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम। ओके, लेकिन हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे। हाइड्रोजन लाइक एटम से हमारा मतलब है हाइड्रोजन में बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप हीलियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दें तो उसमें भी न्यूक्लियस में ज़्यादा चार्ज है लेकिन बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से लिथियम से अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, डबली आयनाइज्ड लिथियम, ओके, तो उसमें भी बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस का चार्ज चेंज हो रहा है। तो इन सारे सिस्टम्स को हम हाइड्रोजन लाइक एटम कह के एक साथ ट्रीट कर सकते हैं। केवल जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है, उसको हम प्लस जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जेड की वैल्यू 1 तो ओके हाइड्रोजन, जेड की वैल्यू 2 तो सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एंड सो ऑन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये रेडियल इक्वेशन कैपिटल आर के टर्म्स में लिखी हुई है और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, हम इसके बजाय दूसरा कोड वो भी वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यू, वेयर द रिलेशन बिटवीन यू एंड आर स्टैंड्स लाइक दिस। तो यू के टर्म्स में इक्वेशन ये है। यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू जो है, के स्क्वायर एज यूजुअल 2m, लेकिन m की जगह म्यू रिड्यूस मास लिया है मैंने सिस्टम का, 2 म्यू बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी। ओके, और v की वैल्यू इस सिस्टम के लिए एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे है। ओके, ये सर्किल पे आप न जाइए क्योंकि ये अब बोर मॉडल के ऑर्बिट की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ओके, मे बी आई हैव ड्रॉन इट रॉन्गली, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें केवल पोटेंशियल गिवन है। ओके, एक न्यूक्लियस है जिसमें प्लस जेड चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है जो उससे आर डिस्टेंस पे है जिसका चार्ज नेगेटिव है। ओके, तो इस सिस्टम का जो कूलम्बिक पोटेंशियल है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। ओके, लेकिन यहाँ पे जो कन्वेंशन है मैंने उसको यूज़ किया है। ये 1/4πε0 का जो फैक्टर है, आप देखिए यहाँ नेक्स्ट वाले इसमें अपेयर नहीं हो रहा है। तो इक्वालिटी कैसे है, हम इसे ऐसे कहते हैं, हम यही टर्म लिखेंगे हमेशा विद द अजम्पशन कि हमने 1/4πε0 जेड के अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है। ओके, तो आगे की कैलकुलेशन में हम केवल इसे रिटेन करेंगे और जहाँ जहाँ लास्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास जेड आएगा तो उसका मतलब समझा जाएगा Z/4πε0। ओके, सो वर्किंग विद दिस, तो इसलिए हमारे केस में के स्क्वायर जो है, जो कि नॉर्मली ये तो होता ही है, इस केस में ये है। ओके, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो ये बन गई मेरी यू इक्वेशन जिसे मुझे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, इवन बिफोर वी अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को मसाज करके एक प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे। वी विल डू इट स्टेप बाय स्टेप। ओके, अच्छा, लेकिन यहाँ पे पहले इसी को देखें, ये जो है ये वाला टर्म जिसको मैंने सुबह हम पहले वाले लेक्चर में हम की डैश स्क्वायर इसे हम कह रहे थे, की डैश स्क्वायर। मैं इसको पोटेंशियल के साथ अगर ये एंगुलर मोमेंटम टर्म को क्लब करूँ तो तब जो पोटेंशियल जिसे मैंने सुबह वी डैश कहा था, अब मैं उसे वी इफेक्टिव कहूँगा। इफेक्टिव पोटेंशियल जो है, अगर एल इक्वल टू 0 हो, एंगुलर मोमेंटम का 0 कंट्रीब्यूशन हो, तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, कूलम्बिक पोटेंशियल। लेकिन उसके अलावा जो एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन है वो कुछ एक्स्ट्रा होता है, LL+1/r², इतना उसमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आता है। मे बी आई शुड हैव पुट फैक्टर्स ऑफ एच क्रॉस एंड 2 म्यू ओवर हियर, बट दिस सिंपली कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं आपके। तो इसको डिपिक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक प्रिंट आउट लिया है, इसमें शायद इस चीज़ को आप थोड़ा बेटर समझ सकेंगे। यहाँ पे आपके पास बेसिकली दो फंक्शंस हैं आर के, ये सब कांस्टेंट है। एक 1/r है विद अ माइनस साइन, -1/r, और दूसरा जो फैक्टर है कूलम्बिक पोटेंशियल वो 1/r² नेचर का है। अगर इसके साथ वो कांस्टेंट जो मैंने मिस किए हैं वो भी होते, फिर भी बेसिक इसकी जो फॉर्म है वो 1/r²। ओके, तो ये अगर इन फंक्शंस को आप प्लॉट करें, 1/r का ग्राफ पॉजिटिव साइड में आता है, लेकिन -1/r को अगर हम प्लॉट करें तो इन्फिनिटी पे वो 0 होता है और जैसे जैसे आप ओरिजिन के क्लोज आते हैं माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड होता है। ये -1/r का ग्राफ है, दिस कर्व। ओके, से हमारे केस में -ZE²/r, लेकिन मैंने सिंपली सम आर्बिट्री स्केल 1 लेके उसको प्लॉट किया है। 2/r होगा तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट मोर और लेस आएगा इसी तरह से, इन्फिनिटी से आएगा और ग्रेजुअली माइनस इन्फिनिटी। इसके बजाय अगर आप 1/r² टाइप के कर्व्स प्लॉट करें तो 1/r² टाइप के कर्व्स ये हैं, ये 1/r² का है। और क्योंकि हमारा हमेशा 1/r² टाइप का फैक्टर नहीं होगा, ये LL+1/r² और इसके साथ 2 म्यू एच क्रॉस स्क्वायर फैक्टर्स भी होंगे, तो ये 2/r², 3/r²। मैंने ये भी डिपिक्ट इसलिए किया है कि L की वैल्यू को चेंज करने का फ़र्क क्या होगा। L की लो वैल्यू पे भी कर्व ऐसा बनेगा, L की हाई वैल्यू पे भी जनरल शेप तो वही रहेगी, पर L की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी कर्व और ऊपर होता जाएगा। इन्फिनिटी पे 0 से स्टार्ट करेगा, ये करेगा और R=0 होते होते प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा, इस तरह से। लेकिन हमारा जो इफेक्टिव पोटेंशियल है इस केस में, इसमें ये और ये एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन दोनों है, तो इनको अगर हम ऐड करें तो इनका जो एडिशन है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इनका एडिशन अगर मैं इसे -1/r और उसमें इस वाले को ऐड करूँ तो वो ये वाली शेप बनती है। ये इन्फिनिटी से आए, ओके, दिस दिस दिस, और ये एंड दिस,
ये आप एक वेल जैसा देख रहे हैं, ये स्क्वायर वेल नहीं है पर एक वेल, पोटेंशियल में एक वेल है, वी इफेक्टिव 1 जब मैंने 1 वाले को ऐड किया। और इसी तरह से अगर मैं हायर एंगुलर मोमेंटम वाले को इसमें ऐड करता, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे आप मत जाइए, ये हायर एंगुलर मोमेंटम है, इसको मैं इस वाले के साथ ऐड करूँ तो अगेन एक वेल जैसी शेप बन रही है, पर ये वेल उसके मुकाबले थोड़ा उथला है, शैलो है। उथले वेल से क्या होता है, कुछ फीचर्स यहीं पे देख सकते हैं। पहले तो देख, बाउंड स्टेट के लिए वेल का होना ज़रूरी है। आप हमारे पोटेंशियल वेल में ध्यान कीजिए, ये 2 टर्निंग पॉइंट्स, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, इससे बाहर पार्टिकल नहीं हो सकता है, ओके। या हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखिए टर्निंग पॉइंट, वहाँ नाम ज़्यादा अच्छा है, ये क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, इससे बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। थोड़ा दूर तक होगा वेव फंक्शन लीकेज के कारण, बट ओवरऑल एक बाउंड स्टेट है। बाउंड स्टेट के लिए वेल के 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होना जरूरी है। ये 2 पॉइंट्स आपके बाउंड्री की तरह एक्ट करते हैं, तो आप इस वाले केस में देख सकते हैं। अब जब ये वेल बन गया इफेक्टिव पोटेंशियल का, तो अगर से ये कोई एनर्जी वैल्यू है तो ये 2 इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ओके, बाउंड स्टेट। और इसी एनर्जी की वैल्यू के साथ इस वाले कर्व के साथ इंटरसेक्शन नहीं आ रहे हैं। ये हाई एल वैल्यू का कर्व है, ये लो एल वैल्यू का इफेक्टिव कर्व है। बाउंड स्टेट यहाँ तो बन गई, यहाँ बाउंड स्टेट बनाना ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ मैंने सुबह के लेक्चर में जो लास्ट चीज़ कही थी वो चीज़ इसके साथ कंटिन्यू हो रहा है। हायर एल वाली जो स्टेट्स हैं उनकी भी बाउंड स्टेट्स बनती हैं, पर उनकी बाउंड स्टेट्स ओरिजिन से ज़्यादा दूर बनती है। इस वेल के अंदर बाउंड स्टेट कैसे बनेगी, समथिंग लाइक दिस। ये इस वेल को इन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है लाइन, इन 2 पॉइंट्स पे, लेकिन ये इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसके सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स इस नीचे वाले कर्व से ज़्यादा दूर हैं, तो ये क्लोज इनफ इंटरसेक्शन अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन से दूर रहना है। लेकिन मेन पॉइंट ये है, ये अगर अपने आप में केवल -1/r पोटेंशियल होता, एल का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो ये वेल जैसा तो बनता, लेकिन ये वेल किस तरह से बनता, ये डायरेक्शन नीचे जा रही है और ये इन्फिनिटी पे मैच होती, और फिर उस वेल की ये वाली वॉल, ये स्ट्रेट वॉल होती, ये वेल की डेप्थ -इन्फिनिटी तक ये जाता, इनफाइनाइट डेप्थ का वेल हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसकी शेप को कुछ इस तरह से लिफ्ट कर देता है, ओके। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी या उस जगह और जगह इस तरह के आप डायग्राम्स देखते हैं, जो एनर्जी लेवल्स प्लॉट किए रहते हैं हमने इन सिस्टम्स के, एटॉमिक सिस्टम्स के, वो इसी तरह के वेल्स के अंदर प्लॉट किए रहते हैं। ये ना हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना स्क्वायर वेल है, बट ये जो ओवरऑल पोटेंशियल है उसका नेचर ये है, ओके। कूलाम्बिक पोटेंशियल प्लस सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म का इफेक्टिव जो है दैट कम्स टू बी लाइक दिस, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन, तो अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सम मेथड, और अगेन मैं केवल बाउंड स्टेट सॉल्यूशन सीख कर रहा हूँ। बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस आप सोच सकते हैं, इसमें से कोई भी वेल बने, वेल को वही एनर्जी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी जो एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रही है, ओके। ये वाली, इसके ऊपर भी एक वेल हो सकता है, एक वेल हो सकता है इस टाइप का और ज़्यादा शैलो हो, लेकिन उसको भी एनर्जी 2 पॉइंट पे तभी इंटरसेक्ट करेगी जब एनर्जी एक्स एक्सिस से नीचे हो। माना एनर्जी आपकी हाई है, ये एनर्जी की आप बात कर सकते हैं। ये एनर्जी इफेक्टिव वाले जो कर्व्स हैं उनको केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दूसरा पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे बनता है, मतलब पार्टिकल की जो रेंज है वो इन्फिनिटी तक हो सकती है, जिसे हम अनबाउंड पार्टिकल कहते हैं। फ्री तो नहीं कहना चाहिए, स्कैटरिंग स्टेट्स होती हैं एक्चुअली वो, ओके। लेकिन ये तो इसीलिए हम केवल वो सॉल्यूशन सीख कर रहे हैं जिनके लिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ई जो होना चाहिए लेस देन 0 या नेगेटिव। उस कंडीशन को सीरियसली इंपोज करने के लिए, प्रॉपर्ली इंपोज करने के लिए मैंने लिख दिया है नाउ ऑनवर्ड्स में ई की जगह रखूँगा -mod। मॉड पॉजिटिव होगा, माइनस के कारण डेफिनेटली नेगेटिव बनेगा, तो दिस, ओके। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ किए, यू इक्वेशन जो है, तो u डबल डैश प्लस दिस टर्म -2μ mod u ओवर h क्रॉस स्क्वायर प्लस 2μ z e स्क्वायर ओवर h क्रॉस स्क्वायर ओवर r, दिस पोटेंशियल की वैल्यू रखी है अभी तक, और ई की जगह -mod, दिस इज द इक्वेशन। अब आगे बढ़ने के लिए हमारा तरीका, सबसे पहले हम इस इक्वेशन का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर देखते हैं, ओके। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और रेज करना चाहूँगा, अगर मैं सीधे यहाँ सीरीज सॉल्यूशन अटेम्प्ट करूँ, बाद में हम सीरीज सॉल्यूशन करेंगे इसमें, लेकिन पहले एसिम्प्टोटिक बिहेवियर्स को अलग कर देंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे सीरीज सॉल्यूशन मेथड अप्लाई करना चाहें तो आपको 3 टर्म रिकर्शन रिलेशन मिलेगा। 3 टर्म रिकर्शन रिलेशन का मतलब से A2 का रिलेशन आपको A1 और A0 दोनों के साथ मिलेगा। अभी तक जितने एग्जांपल्स आपने किए हैं, आपने देखा है इवन वाले कोफिशिएंट इवन से रिलेटेड होते हैं सीरीज सॉल्यूशन में, और ऑड वाले ऑड से, A2 A0 से, A4 A2 से, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप सीधे सीधे यहाँ सीरीज सॉल्यूशन मेथड अटेम्प्ट करें तो आपको मिलेगा A2 के एक्सप्रेशन में A1 और A0 दोनों आते हैं, और इसी तरह से A3 के एक्सप्रेशन में A2 और A1, 3 टर्म रिकर्शन रिलेशन उसे हम कहते हैं, वो यूज़फुल नहीं होगा। तो इसलिए पहले
इसमें से कुछ सॉल्यूशन का कुछ पार्ट हम कहीं से गैस करके निकाल लें तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, और ये हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी किया था, क्योंकि जो आर कोऑर्डिनेट है उसकी रेंज है 0 से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे फंक्शन को वेल बिहेव्ड होना चाहिए, वेव फंक्शन को। तो जरा वो देख लेते हैं कि इफ़ आर गोज़ टू इन्फिनिटी इस इक्वेशन का बिहेवियर कैसा है। तो अगर आर बहुत लार्ज हो तो 1/r², सोचिए आप आर इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो 1/r² नेग्लिजिबल, इवन 1/r इज नेग्लिजिबल, ये बाकी सब कांस्टेंट हैं, l+1 2 म्यू z दिस। तो इन द लार्ज आर लिमिट ये दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट 0 टेंड टू 0 इनफैक्ट। तो फिर आपकी इक्वेशन ऑलमोस्ट ऐसी दिख रही है, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है, इट लुक्स लाइक दिस। ये मेरी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, पर एसिम्प्टोटिक रीजन में, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी रीजन में इस इक्वेशन को इससे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। और ये इक्वेशन कौन सी है? दिस इज द रॉन्ग साइन हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन, y डबल डैश माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, y डबल डैश माइनस ये सब ओमेगा स्क्वायर, y इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन आपको पता है, y इक्वल टू सम कांस्टेंट e⁻ प्लस माइनस ओमेगा x। तो इमीडिएटली एसिम्प्टोटिक रीजन में u का बिहेवियर मुझे पता लग रहा है, वो बिहेवियर ये रहा। नेक्स्ट पेज पे एसिम्प्टोटिकली एटलीस्ट मुझे पता लग गया है, जो u है वो इस प्रकार का होना चाहिए, e⁻ प्लस माइनस ओमेगा की जगह ये ओमेगा स्क्वायर की जगह ये फैक्टर था, इसलिए इसका स्क्वायर रूट आया है, तो e⁻ प्लस माइनस ओमेगा x और x की जगह r है। ओके, लेकिन अगेन ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, आपको इस पर फिजिकल जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो अप्लाई करनी है। इन्फिनिटी पे जाके r इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके हमारा वेव फंक्शन 0 हो जाना चाहिए। इसमें से जो प्लस वाला साइन है ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन है, ये कांस्टेंट है। जैसे जैसे r बढ़ेगा प्लस वाला जो सॉल्यूशन है वो ग्रो करता रहेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इन्फिनिटी पे जाके तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन जो माइनस वाला है जैसे जैसे r बढ़ेगा वो डिक्रीज होगा, डिकेइंग सॉल्यूशन है, तो ये वाला फिजिकली एक्सेप्टेबल है। अगेन हार्मोनिक ऑसिलेटर से आप कंपेयर करें तो यू विल सी, तो ये वाला तो फिजिकली हम आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे हमने इस सॉल्यूशन में से हमको ये पता लगा एसिम्प्टोटिक रीजन में जो सॉल्यूशन है u का, दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, e⁻ माइनस √2 म्यू मॉडी और h×2 भी स्क्वायर रूट के अंदर ही, ओके, और इनटू r। और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे e⁻ माइनस ρ/2 लिख दिया है। बेसिकली मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट लाइन पे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो e का जितना भी ये आर्ग्यूमेंट है ऊपर एक्सपोनेंट में, अपार्ट फ्रॉम द माइनस साइन, इस चीज़ को मैंने सिंपली ρ/2 लिखा है, ρ/2। तो रो की वैल्यू कितनी बनी, ये फैक्टर इंटू 2, ये मैंने डिफाइन किया है। ऐसा ही क्यों डिफाइन किया ये आपको आगे क्लियर होगा, इससे हमारी आगे कैलकुलेशन, आगे इक्वेशन की फॉर्म आसान हो जाएगी। रो इक्वल टू 2, ये सब एक कांस्टेंट है, 2 म्यू, एनर्जी अभी निकली नहीं है पर कांस्टेंट अपॉन h×2, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट टाइम्स r। बेसिकली डिस्टेंस वेरिएबल जो अभी तक r था उसको हमने स्केल करके नया वेरिएबल ले आए हैं रो, ये सब मिला के एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम 2 टाइम्स दिस स्क्वायर रूट, मैंने इसे अल्फा लिख दिया है। तो रो बेसिकली r ही है, r ही होने का मतलब डिस्टेंस वेरिएबल है, r 0 होगा तो रो भी 0 होगा, ओरिजिन पे r 0 बोलो या रो 0 बोलो एक ही बात है। r इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा, लार्ज बनेगा तो रो भी लार्ज बनेगा। तो डिस्टेंस को आप r से भी मेजर कर सकते हैं और रो से भी। अगेन हार्मोनिक ऑसिलेटर में ऐसा ही किया था, और अगेन वही फीचर यहाँ पे है, ये जो पैरामीटर है अल्फा, इसकी डायमेंशन है 1/लेंथ की, कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन 1/लेंथ की। तो अल्फा आर, रो की डायमेंशन डायमेंशनलेस है रो, तो हमने डायमेंशन वाले डिस्टेंस पैरामीटर के बजाय डायमेंशनलेस डिस्टेंस पैरामीटर ले लिया है। डिस्टेंस की सारी इन्फॉर्मेशन रो के अंदर है, रो कम है तो आपको पता है ओरिजिन के पास है, रो ज़्यादा है मतलब ओरिजिन से दूर है, बट रो क्या है, डायमेंशनलेस। तो ये मैंने एक डायमेंशनलेस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, आर के साथ इतना फैक्टर और हो तो हम उसे रो कहेंगे, और इस कांस्टेंट को मैंने अल्फा कहा है, अल्फा मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, ओके। ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की वैल्यू की, दिस। अच्छा, तो अब मैंने फिर से क्या किया, पहले इक्वेशन को रो के टर्म में लिख देते हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज कर रहे हैं आर के बजाय रो के टर्म में। तो वो आप कैसे करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में आप देखिए, ओरिजिनल इक्वेशन में u⁻डैश है, लेकिन इस u⁻डैश का मतलब है यहाँ वेरिएबल r था, स्मॉल r, तो डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में है। तो अब हमें सब कुछ रो के टर्म में लिखना है, तो वो कैसे करेंगे आप, चेन रूल सिंपली, जहाँ du/dr अगर कहीं पे हो तो उसे रिप्लेस कर दो du/d रो और खुद d रो/dr, और रो और r के बीच का रिलेशन बिल्कुल लीनियर है, तो del रो/del r सिंपली कितना है, अल्फा। ये जो सेकंड फैक्टर है ये सिंपली अल्फा के बराबर है। तो जहाँ जहाँ आपको du/dr मिले आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा टाइम्स u'। अब u' का मेरा सेंस क्या है, अब क्योंकि हमारा नया वेरिएबल है रो, तो रो के रेस्पेक्ट के डिफरेंशिएशन को मैं डैश से लिखूंगा, ओके। आप कंफ्यूज ना करें, u' ये पिछला वाला वो नहीं है, u' का मतलब है अब हमारा वेरिएबल रो हो चुका है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रो, ओके। तो
एक बार डी यू अपॉन डी आर किससे रिप्लेस होता है, अल्फा टाइम्स डी यू अपॉन डी रो से। तो अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो तो आप चेक कर सकते हैं 2 अल्फा के फैक्टर आते हैं। तो डी यू बाई डी आर स्क्वायर जो है, जो कि पुरानी इक्वेशन में था, पुरानी इक्वेशन का यू डबल डैश था बेसिकली ये, उसको मैं अब अल्फा स्क्वायर टाइम्स यू डबल डैश लिखूंगा। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ यू डबल डैश दोनों सेम नहीं है, बट अब इस पॉइंट के आगे हमने आर कोऑर्डिनेट की तो बात ही नहीं करनी है, केवल रो की बात करनी है। तो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएशन भी रो के रेस्पेक्ट में हम समझेंगे। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करें, सबसे पहला टर्म उस इक्वेशन में था डिफरेंशिएशन 2 टाइम आर के रेस्पेक्ट में, तो वो इससे रिप्लेस होगा। प्लस बाकी टर्म जो था आपका, नेक्स्ट टर्म जो था, नेक्स्ट टर्म आप चेक करें इस इक्वेशन में, ये बेसिकली अल्फा ही, अपार्ट फ्रॉम सम फैक्टर ऑफ 2 और समथिंग, ये हमारा अल्फा ही है। अल्फा नहीं, अल्फा का स्क्वायर है बेसिकली। अल्फा हमने इसके स्क्वायर रूट को डिफाइन किया है, तो ये टर्म इतना आया, वो आप इसके अंदर छुपा हुआ है सब कुछ, ठीक है, यहाँ से। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में आपका 1 अपॉन आर था ओरिजिनली, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, 1 अपॉन आर की जगह हो जाएगा अल्फा अपॉन रो। और अगले टर्म में था 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो उसकी जगह अल्फा स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर। तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने किया, तो ये इक्वेशन ये हो गई। अब जरा आप यहाँ ये चेक कीजिए, अल्फा स्क्वायर इस टर्म के साथ भी है, अल्फा स्क्वायर इसके साथ भी है, लास्ट टर्म के साथ भी अल्फा स्क्वायर है, इस टर्म के साथ केवल एक अल्फा का फैक्टर है। लेकिन अगर आप अल्फा स्क्वायर सब जगह से कॉमन लें तो यहाँ एक डिनोमिनेटर में अल्फा आएगा, बाकी सब जगह से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गए। ओके, अब अल्फा अपने आप में बस एक कांस्टेंट है, और ये जो बाकी क्वांटिटी है मिड टर्म में जहाँ अल्फा बचा है, उसके अलावा जो क्वांटिटीज़ बची हैं ये भी सब कांस्टेंट है। 2 रिड्यूस मास, Z, E, H क्रॉस और अल्फा खुद एक कांस्टेंट जिसके अंदर एनर्जी छुपी हुई है, तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम एक नया नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल दिस क्वांटिटी एज लैम्डा। लैम्डा मैंने कहा है 2 म्यू ZE स्क्वायर ओवर H क्रॉस स्क्वायर, अल्फा को मैंने कह दिया लैम्डा। और अल्फा की वैल्यू अगर आप यहाँ रिटर्न करें तो लैम्डा को आप इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, ओके, एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन करके दिस। तो अब इस सब के बाद हुआ क्या, इस सब के बाद बेसिकली आप चेक कीजिए आपकी इक्वेशन थोड़ा सिंपलर फॉर्म में आ गई। कई जो उस तरह के टर्म्स थे वो ई का फैक्टर और जेड ई स्क्वायर का जो फैक्टर था उनको हमने कॉन्स्टेंट्स के अंदर छुपा दिया। वैसे अभी सॉल्यूशन नहीं किया है, बट स्टिल दिस फॉर्म लुक्स मच सिंपलर टू अटैक। यू डबल डैश प्लस -1/4 प्लस लैम्डा अपॉन रो माइनस LL प्लस 1 ओवर रो स्क्वायर टाइम्स यू इक्वल टू 0। और हम ये अभी तक चेक कर चुके हैं कि एसिम्प्टोटिक रीजन में इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो e⁻⁻ρ/2 टाइप का होता है। ओके, अगर आप वहाँ पे चेक नहीं करना चाहते थे बिहेवियर, तो आप अगेन यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। व्हेन रो टेंड्स टू इन्फिनिटी, सबसे डोमिनेंट टर्म ये वाला होगा -1/4, ये टर्म भी ऑलमोस्ट जीरो, ये टर्म भी ऑलमोस्ट जीरो। रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन e⁻+-ρ/2 दोनों होते हैं, लेकिन आपके काम का e⁻−ρ/2। तो इधर वे इक्वेशन को अभी हमने केवल कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके रीराइट किया है। लास्ट में मैं समराइज़ करूंगा ये सारे सब्स्टिट्यूशंस को, बट कुछ सब्स्टिट्यूशन करके वो किया है। और अभी ये पता लगा है कि एसिम्प्टोटिक रीजन में सॉल्यूशन क्या है, e⁻−ρ/2। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे अभी तक जितने सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको समराइज़ कर रखा है। रो की जगह हमने अल्फा आर रखा है, अल्फा खुद इतना है और लैम्डा इतना है। ओके, अभी और सब्स्टिट्यूशंस भी आएंगे, सो वी विल डू दिस। अब एक दूसरी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन का बिहेवियर नियर r = 0 भी देख सकते हैं। r कोऑर्डिनेट की रेंज जो होती है वो 0 से इन्फिनिटी तक होती है। तो इन्फिनिटी के नियर हमने सॉल्यूशन का बिहेवियर पता कर लिया e⁻−ρ/2 टाइप का। लेकिन रो टेंडिंग टू जीरो मतलब r टेंडिंग टू 0, ओरिजिन के नियर क्या बिहेवियर है सॉल्यूशंस का वो जरा चेक करें। ओके, तो अगर रो बहुत स्मॉल है तो सबसे डोमिनेंट टर्म होगा 1/ρ²। थिंक इट दिस वे, से रो है 10⁻⁻5, जीरो के ऑलमोस्ट क्लोज, तो ये टर्म 10⁻⁻5 का डिनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर जाके 10⁻10 बनेगा। जबकि यहाँ ये फैक्टर केवल 10⁻5 का बनेगा ऊपर जाके, तो ये टर्म इस टर्म से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। और -1/4 तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। तो इसीलिए ओरिजिन के नियर इस इक्वेशन का बिहेवियर देखें, इसीलिए मैंने अगेन लिखा है दिस इक्वल टू नहीं लिखा है। ये इक्वेशन लगभग ऐसी है, u⁻डैश और -LL प्लस 1/ρ² जैसा बिहेव करती है नियर दी ओरिजिन। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, ρ⁻L+1 भी है और ρ⁻−L भी है। ओके, आगे वाले पेज में इनफैक्ट मैंने फिर से डिराइव करूंगा, बट ये इसके सॉल्यूशंस हैं, आप इजीली चेक कर सकते हैं। नियर द ओरिजिन यू का बिहेवियर या तो ऐसा होगा या ऐसा, लेकिन ये वाला बिहेवियर अगेन फिजिकल ग्राउंड्स पे हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? ये 1/ρ⁻L है, हम नियर द ओरिजिन है, बेसिकली ओरिजिन पे बिहेवियर देख रहे हैं। रो हमारा 0 भी हो सकता है, ओरिजिन पे भी सॉल्यूशन वैलिड होना चाहिए। रो बराबर 0, L की वैल्यू 1 2 3 0 भी हो सकती है, पर उसको छोड़ के 1 2 3 आप कुछ सोचें, 0⁻3 1/0 इन्फिनिटी, ये डाइवर्जेंट सॉल्यूशन है। अगेन मैथमेटिकली नियर द ओरिजिन आपको 2 सॉल्यूशन चॉइसेस मिली, बट इसमें से एक सॉल्यूशन आपने फिजिकल जो कंडीशंस होती हैं उसके बेसिस पे उसे ड्रॉप कर दिया, तो आपको पता लगा ये। तो अभी तक आपको 2 चीज़ पता लगी हैं,
आपके सॉल्यूशन में एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जो कि इन्फिनिटी बिहेवियर को कंट्रोल करेगा और एक नियर ओरिजिन बिहेवियर को ये रो टू द पावर l+1 का फैक्टर कंट्रोल करेगा। ओके, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने के एक्चुअली दो तरीके हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग ओरिजिन से, अलग अलग बुक्स से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्या कर रखा है, ये कैलकुलेशन सर ने जैसे बताई थी या वहाँ ऐसी नहीं थी, ये क्या हो रहा है। और इनफैक्ट मैं तो इन दोनों को मर्ज करके एक तीसरे मेथड से करूँगा जो मैथमेटिकली पूरा सब कुछ ट्रांसपेरेंट होकर आता है, बट आई विल डू। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि U में आपको पता लगा है एक e⁻⁻ρ/2 टाइप का पार्ट होना चाहिए। इन्फिनिटी के नियर बिहेवियर हमने चेक किया, वहाँ से ये पार्ट आया। फिर आपने ओरिजिन के नियर बिहेवियर चेक किया, वहाँ से आपको पता चला उसमें √l+1 का फैक्टर भी होना चाहिए। तो आप ये सपोज कर रहे हैं कि हमारा U जो है उसमें दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट और उसके अलावा बाकी जो अननोन है, क्योंकि ये पूरे सॉल्यूशंस नहीं थे, ये अप्रॉक्सीमेट थे उन रीजन के, तो कंप्लीट सॉल्यूशन में ये पार्ट और ये पार्ट और उसके अलावा कोई एक और फंक्शन है, बेसिकली वो एक पॉलिनोमियल या सीरीज होगी एफ रो, सम फंक्शन ऑफ रो जो कि अभी अननोन है। ये इतना पता लग गया, इतना पता लग गया और बाकी एफ ही है। तो तरीका ये होगा, आप इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, u इतना है, यहाँ से u डबल डैश निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, लास्ट में जो इक्वेशन बचेगी वो एफ डबल डैश की इक्वेशन होगी, एफ डबल डैश एफ डैश एफ की इक्वेशन होगी, उसे किसी तरह से सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरे तरीके में आप केवल ये वाला बिहेवियर पता करें, e⁻⁻ρ/2 वाला। अभी माना आपने ये बिहेवियर पता नहीं किया, ओरिजिन के नियर का बिहेवियर पता नहीं किया। ओके, तो अब आप सपोज क्या कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन है u वो e⁻⁻ρ/2 एसिम्प्टोटिक बिहेवियर इनटू वी रो अगेन कोई पॉलिनोमियल या सीरीज है। ओके, अभी अननोन है, तो फिर इसे आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको क्या मिलेगा, अब की बार v में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, समथिंग v डैश इंटू समथिंग v डैश प्लस समथिंग 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 इंटू v = 0। अब इसको आप सीरीज सॉल्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम इसी अप्रोच के नियर अबाउट काम करेंगे। तो लेकिन अच्छा, सीरीज सॉल्यूशन मेथड में आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, v बराबर a के रो पावर k, अलग अलग कोफिशिएंट्स के साथ रो की अलग अलग पावर्स मल्टीप्लाइड हैं, लेकिन रो की कुछ ओवरऑल पावर्स बाहर भी होती हैं, रो पावर p बाहर भी होता है। ओके, और फिर जब आप इंडिशियल इक्वेशन निकालते हैं तब आपको इस p का आइडिया लगता है। लेकिन एक्चुअली ये दोनों मेथड एक ही आंसर देने वाले हैं। इनफैक्ट मैं सीधे वो आंसर यहाँ पे कोट कर रहा हूँ और आगे मैं डिटेल में करूँगा। ये p की वैल्यू आप सीरीज सॉल्यूशन मेथड अगर यहाँ से आगे बढ़ें तो आपको पता लगेगा ये p की वैल्यू जो होती है l+1 बनती है। तो अब आप जरा इसको, अगर आप रो p की वैल्यू को l+1 मान लें तो √l+1, और ये अगेन एक पॉलिनोमियल है, इसमें बाहर कोई पावर्स नहीं है लेकिन एक पॉलिनोमियल। अब आप इसको और इस दो टर्म्स को कंपेयर करो, e⁻⁻ρ/2 एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन तो दोनों जगह ले लिया था। नियर ओरिजिन बिहेवियर इसमें पहले ले लो तो तब केवल f बचता है, लेकिन आप नियर ओरिजिन बिहेवियर पहले अलग ना भी करो तो वो जो रो की पावर बाहर l+1 आ रही हैं वो नियर ओरिजिन बिहेवियर ही कैरी कर रही हैं। ओके, सो इधर वे ये दोनों आपको सेम आंसर देने वाले हैं, पर मैं तो तीसरे तरीके से आगे बढ़ूंगा। मैं इस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को अभी तक केवल ये पता है कि एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन जो है उसमें e⁻⁻ρ/2 टाइप का एक फैक्टर होना चाहिए। ओके, दैट आई विल प्रोसीड दैट वे। और u की इक्वेशन मेरी ये रही, सो इट इज़ ओवर हियर। मैंने यहाँ पे u की इक्वेशन को फिर से रीराइट किया। अब इसके बाद की जो मैथमेटिक्स है मैं उसको पढ़ के सुना भी दूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आई विल ट्राई टू डू, लेकिन आपको ये खुद करना पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स से घबराए नहीं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, लेंदी बट एलिमेंट्री। तो टेक अ बिग पेज ऑफ पेपर और आराम से टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन कीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड दिस। ओके, टफ मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा लेंदी जरूर है। ओके, u की इक्वेशन मेरी ये है। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाहूँगा, आगे मैं फिर इसे रेज करूँगा। ये वाला टर्म रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में डोमिनेंट होता है, क्योंकि जब रो टेंड्स टू इन्फिनिटी ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में ये टर्म डोमिनेंट होता है। इनफैक्ट जो हमने इक्वेशन का बिहेवियर पता लगाया था कि इसके सॉल्यूशन इन्फिनिटी रीजन में ऐसे होते हैं, नियर इन्फिनिटी ऐसे होते हैं, वो यहीं से पता लगा था। उस समय केवल ये टर्म डोमिनेंट है, u⁻⁻ -1/4 u = 0, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यही तो होता है, रॉन्ग साइन हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन। ओके, लेकिन अगर आप नियर ओरिजिन बिहेवियर चेक करेंगे तो रो टेंडिंग टू 0, उस समय ये टर्म डोमिनेंट होता है। ओके, अच्छा, तो अभी मैं सीधे सपोज ये कर रहा हूँ, मेरे को केवल ये वाला बिहेवियर पता है, इन्फिनिटी बिहेवियर पता है, तो मैंने कहा मेरा u जो है उसमें इन्फिनिटी बिहेवियर, उसमें भी प्लस वाला नहीं है, प्लस वाला डाइवर्ज करता है e⁻⁻ρ/2 टाइम्स v रो, मैंने सपोज किया। v जब निकल आएगा तो u भी बन जाएगा। अब u से आप u' निकालिए। अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप अपने किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपको हिंट करूँगा, ये ट्रिक यूज़फुल रहती है।
क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ना भी हो तब भी वो मौजूद रहेगा, और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होगा तभी भी वो रीजनरेट होगा। तो जब मैं इस u को डिफरेंशिएट करता हूँ तो e⁻⁻ρ/2 वाले टर्म ने तो आना ही आना है, तो इसलिए मैं ओवरऑल इसे ब्रैकेट के बाहर पहले लिख देता हूँ। और अब इसे डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स करें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हुआ इतना तो जनरेट होगा ही, और एक्स्ट्रा जनरेट होगा -½ का फैक्टर, तो वो -½ v से मल्टीप्लाई होगा तो -v/2। और दूसरे टर्म में एक्सपोनेंशियल अनटच्ड रहेगा और v का डिफरेंशिएशन लेट्स से v डैश। ओके, सिमिलर ट्रिक मैं u" पे करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ओके, फिर से वो ये कर रखा है, ये आपको ये रिजल्ट मिलेगा। u आपने सपोज किया, ये आर्बिट्री सपोजिशन नहीं है, लेट मी पॉइंट, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर पता किया, तब गैस किया अच्छा ये और इसके अलावा बाकी पार्ट, तो दिस इज एन एजुकेटेड गैस, ओके, नॉट सम ट्रिवियल गैस कि ऐसी। तो u को यह सपोज किया, u', इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, u' तो इस इक्वेशन में है नहीं, u" सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट अब ये नोट कीजिए प्लीज़, इन दोनों टर्म्स में e⁻⁻ρ/2 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, e⁻⁻ρ/2 u में भी चल रहा है और u" में भी चल रहा है। तो जब आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे e⁻⁻ρ/2, तो हम कहते हैं e⁻⁻ρ/2 हमने कॉमन लेके ख़त्म कर दिया। उसके बाद आपको ये v की इक्वेशन मिली। e⁻⁻ρ/2 क्या चीज़ थी? एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। एसिम्प्टोटिक, मैं इसे कहता हूँ हमने एसिम्प्टोटिक पार्ट को या एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को वीड आउट कर दिया है। ओरिजिनल इक्वेशन u की थी, लेकिन u में से जो एसिम्प्टोटिक पार्ट है वो अब v की इक्वेशन में नहीं आता है। ये सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब ही यही है, एसिम्प्टोटिक पार्ट अलग और बाकी जो पार्ट अब v की इक्वेशन है उसमें एसिम्प्टोटिक वाले से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वो बिहेवियर वहाँ है ही नहीं। तो जो हम ये कह रहे हैं ना e⁻⁻ρ/2 निकल के कैंसिल हो गया, उस तरफ चले गया राइट हैंड साइड में, उसका वही मतलब है, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर गया, अब वो चिंता नहीं करनी है, वो चिंता हम कर चुके हैं पहले। तो v की इक्वेशन सिंपली ये बची, डू इट केयरफुली यू विल अराइव हियर। ओके, और इस इक्वेशन में अगर आप रिकर्शन रिलेशन निकालें तो आपको 2 टर्म रिकर्शन रिलेशन मिलेगा। ओके, मैं इस पॉइंट को अभी रेज और नहीं करना चाहूँगा, बट मैंने ये कहा था सीधे इस इक्वेशन में अगर हम u की जो सीधे सीधे इक्वेशन थी, चाहे आपने उसे रीराइट करके इस फॉर्म में भी ले आया था ये इक्वेशन, आप सीधे सीधे इसमें रिकर्शन रिलेशन ट्राई करेंगे, आपको 3 टर्म रिकर्शन रिलेशन मिलेगा, सीरीज सॉल्यूशन सीधे ट्राई करेंगे। इसलिए आपने पहले कम से कम एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन को तो वीड आउट कर दो। एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन आपने अलग कर दिया, उसके बाद ये इक्वेशन है, अब आप इसे सीरीज सॉल्यूशन से चाहे तो सीधे यहीं से सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पर मैं इसको भी सीरीज सॉल्यूशन से सीधे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसका नियर ओरिजिन बिहेवियर भी वीड आउट कर दूंगा। नियर ओरिजिन बिहेवियर कैसे वीड आउट करेंगे? अब इस इक्वेशन को देखते हैं, अगर रो स्मॉल हो टेंडिंग टू 0, तो जैसे मैंने पहले कहा रो जब बहुत स्मॉल है तो इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों में रो आता है, पर इनमें डोमिनेंट टर्म ये वाला होगा, इसके मुकाबले ये कहीं नहीं ठहरता है। थिंक ऑफ रो एज 10⁻⁻5, अगेन वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट 0, तो ये टर्म डोमिनेंट है। तो उस समय इक्वेशन लगभग ऐसी बनी, v की इक्वेशन लगभग ऐसी बन रही है। अगेन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये केवल आइडिया लेने के लिए है कि नियर ओरिजिन v का बिहेवियर कैसा है। तो ये अब v के लिए मैं आपको कहता हूँ आप सीधे एक रो पावर p टाइप का सॉल्यूशन ट्राई कीजिए। इसका मैं यहाँ पे आर्गुमेंट आपको नहीं दे रहा हूँ, बट सीधे आप ये ट्राई कीजिए, p अभी अननोन है, आप ट्राई कीजिए कि क्या v इक्वल टू रो की सम पावर p, क्या ये सेटिस्फाई करता है इसे। तो v इतना लिया तो v डैश हो जाएगा p रो p-1 और v डबल डैश हो जाएगा p(p-1) इंटू रो p-2, सिंपली 2 बार डिफरेंशिएशन। ये सब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एसिम्प्टोटिक रीजन में जो v की इक्वेशन है, ये v की एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, v की एग्जैक्ट इक्वेशन ये रेड बॉर्डर वाली है, ये एसिम्प्टोटिक रीजन की v की इक्वेशन है। तो इस रीजन में जो हमने सॉल्यूशन एक गैस किया, इसे गैस कह सकते हैं आप, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये बना। इसमें से 2 टर्म की पावर सेम बनती है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से तो इस टर्म की पावर p-2 इसकी p-1 इसकी p, लेकिन ये वाला टर्म इक्वेशन में रो स्क्वायर से डिवाइडेड भी है, तो खुद इसकी पावर 2 फिर कम हो जाती है। तो p-2 वाला टर्म 2 जगह से जनरेट होता है, तो p-2 वाला टर्म, रो पावर p-2 वाला टर्म का कोफिशिएंट दोनों जगह से कलेक्ट किया, वो है p(p-1 - ll+1), और बाकी जो टर्म है वो ये है। अगेन इन दोनों में रो की कुल p-1 पावर्स कॉमन है, उनको कॉमन लेके राइट हैंड साइड में 0 है, तो आप खत्म कर सकते हैं। तो सिंपली आपका एक्सप्रेशन जो बच रहा है p(p-1 - ll+1) माइनस p टाइम्स रो इक्वल टू 0। डिस्टेंस वेरिएबल रो केवल इस टर्म में आ रहा है, बाकी p एक अननोन कांस्टेंट है, उसके बारे में नहीं पता, l एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। ओके, क्योंकि हम सॉल्यूशन किस रीजन में चेक कर रहे हैं, ये सारा एनालिसिस हो रहा है व्हेन रो इज़ वेरी स्मॉल, रो टेंडिंग टू 0। तो ये वाला टर्म जो है जिसमें रो आ रहा है, ये बाकी इन टर्म्स के मुकाबले क्या होगा, नेग्लिजिबल। रो वेरी नियर द ओरिजिन, इस टर्म को हम ड्रॉप कर दें अगर, तो ये ड्रॉप हो गया। तो आपको जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वो केवल ये है, p(p-1) मस्ट बी इक्वल टू ll+1।
अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के 2 तरीके हैं, वो आप सॉल्यूशन देखने के बाद आप और अच्छे से समझ पाएंगे, हाँ ये वर्क करता है। P इक्वल टू माइनस एल हो जाए, इस फर्स्ट टर्म के बराबर P इक्वल टू एल लेकिन विद अ माइनस साइन, तो फिर अंदर वाला जो P है माइनस एल माइनस वन, और माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। और दूसरी चॉइस ये हो सकती है P बराबर खुद इस टर्म के बराबर बने, P सेकंड टर्म के बराबर बने एल प्लस वन, और P में एक घटाएं, एल प्लस वन में एक घटाएं तो एल, ओके वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस हैं। मैंने एक वो किया था कि इस रीजन में नियर द ओरिजिन हमारे सॉल्यूशन रो टू द पावर सम पावर, तो वो पता लगा हाँ रो की जो 2 पॉसिबल पावर्स हैं, एक माइनस एल और एक एल प्लस वन। मैंने V0 इसलिए लिखा है, V नियर द ओरिजिन इस सेंस में लिखा है। तो ये पता लगा इस एनालिसिस से कि नियर द ओरिजिन जो V का बिहेवियर है, या तो रो टू द पावर माइनस एल टाइप का या रो टू द पावर एल प्लस वन टाइप का, मैथमेटिकली एडमिटेड है। लेकिन अगेन फिजिकल कंडीशंस, V जो है ये है, इसने बनना है U का पार्ट, वेव फंक्शन का पार्ट, और वेव फंक्शन ये वाला टर्म अगेन डाइवर्जेंट है 1/ρ/L, ये मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। ये टर्म डाइवर्जेंट है तो ये नहीं हो सकता है सॉल्यूशन का पार्ट। तो जो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है वो कौन सा है, ρ/L+1। मैंने पीछे भी इस बिहेवियर को वो इंडिकेट किया था, लेकिन यहाँ एक्सप्लिसिटली मैं इस तरह से डिराइव करके ला रहा हूँ कि हाँ दिस, तो हमें पता लगा नियर द ओरिजिन जो ये V है उसमें एक ऐसा पार्ट होना चाहिए। ओके, तो अब फिर से वही चीज़, V से भी इस नियर ओरिजिन बिहेवियर को एक्सप्लॉइट कर देंगे, वीड आउट कर देंगे। कैसे, V में ρ/L+1 और उसके अलावा बाकी सम अननोन पार्ट सम f ऑफ रो। और नेक्स्ट स्टेप में अभी नहीं करेंगे हम, लेकिन ये f को मैं एक सीरीज सॉल्यूशन के टर्म्स में निकालना चाहूँगा। इस सीरीज सॉल्यूशन के बाहर रो की कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, ρ/L+1 तो हम पहले ही अलग कर चुके हैं, इसीलिए वो सारे बिहेवियर जितने अलग होने थे अलग हो चुके हैं। अब f के लिए मैं सिंपली इस तरह की सीरीज सब्स्टिट्यूट करूँगा वो, लेकिन दैट विल कम नेक्स्ट। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। नियर ओरिजिन बिहेवियर ने मुझे बताया V में ऐसा भी एक पार्ट होना चाहिए ρ/L+1 और उसके अलावा बाकी कुछ पार्ट। तो लेट्स दिस थिंग, ये चीज़ क्या काम करेगा, इट विल वीड आउट द नियर ओरिजिन बिहेवियर। नियर ओरिजिन वाला टर्म मैं आपको फिर इंडिकेट करता हूँ, नियर ओरिजिन वाला टर्म ये वाला था LL+1/ρ² वाला। ओके, हाँ एक और पॉइंट मैं उसको भी रेज करना भूल गया यहाँ पे। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर का मेन पार्ट ये था -1/4, ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जब मैंने ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को वीड आउट करने के लिए, e⁻⁻ρ/2 तो हटा ही था यहाँ से, लेकिन ये 1/4 का फैक्टर भी 2 जगह से आप देखेंगे कैंसिल होगा। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर वीड आउट हो गया है। तो आप यहाँ से, और इसके बाद मैं अगर पॉइंट करना भूल भी जाऊँ, आप खुद देखिएगा इस इक्वेशन के बाद इक्वेशन में से ρ/L+1 टाइप के टर्म्स तो गायब होंगे ही होंगे, लेकिन ये ρ/L+1 टाइप के टर्म्स इस इक्वेशन में आए क्यों थे, क्योंकि ओरिजिन के नियर सबसे डोमिनेंट टर्म ये LL+1/ρ² वाला होता है, LL+1/ρ² वाला होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो LL+1 वाला टर्म भी हमारा इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। अब मैं कुछ नहीं करना है मुझे, ये V की एग्जैक्ट इक्वेशन है, ये V का मेरा वो है, यू कैन कॉल इट एनसाज या सब्स्टिट्यूशन हम ये करने वाले हैं। और यहाँ से V' निकालो, V" निकालो, तो ये है V। तो लेट्स फाइंड V' एंड V'। अगेन मैंने यहाँ पे कर रखा है, लेकिन ये आपको खुद करना पड़ेगा तभी यूज़फुल होगा। V इतना है, अभी इस आगे वाली लाइन को मत देखिए, लेकिन वो V'। अगेन मैं यहाँ पे भी कुछ उसी तरह की ट्रिक वैसे अपने आप से यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ρ/L+1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक पावर कम होगी और बाई पार्ट्स डिफ्रेंशिएशन होगा, और एक बार इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ρ/L बचेगा, और जब डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तब ये पूरा बचेगा। तो इन ईदर केस ρ/L तो पावर्स बाहर बचनी ही बचनी है। तो मैंने उस तरीके से किया है, बाकी आपको जो सूट करे आप उसे कर सकते हैं। स्कैंड कॉपीज़ में आपको इनकी भेज दूंगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बट वट एवर सूट्स यू। V' आपका इतना बना, इनफैक्ट इतना बना। मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है अभी बताता हूँ। सिमिलरली V" आप करेंगे तो दिस सम 5-6 टर्म्स, और फिर आप कलेक्ट करें तो एक F" का टर्म बनेगा, और एक F' का टर्म विद सम कोफिशिएंट, और एक F का टर्म विद सम कोफिशिएंट। लेकिन इसके बाहर नेट पावर है ρ/L-1। मैंने ये जो ऊपर V और V' के टर्म हैं इनको भी ज़बरदस्ती ρ/L-1 के टर्म में लिख दिया है। जैसे ρ/L+1 को मैं लिख सकता हूँ ρ/L-1 और 2 पावर एक्स्ट्रा ρ²F। ऐसे ही यहाँ V' में ρ/L आता है बाहर, लेकिन मैं इसको ρ/L-1 बाहर रख देता हूँ और एक रो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, V" के टर्म में ρ/L-1 इंटू समथिंग, V' के टर्म में ρ/L-1 इंटू समथिंग, V के टर्म में ρ/L-1 इंटू समथिंग। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो V' की इक्वेशन है,
अब मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, तो रो पावर l-1 सब जगह से कॉमन आके सीधे ख़त्म हो गया। वो रो पावर l-1 जो कॉमन आके ख़त्म हो रहा है वो एक्चुअली इसी बिहेवियर के कारण, आप बोलेंगे एग्जैक्टली ये कैंसिल नहीं हो रहा है, पर वो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को ही ना, नियर ओरिजिन बिहेवियर को ही वीड आउट कर रहा है। ये आगे अभी और क्लियर होगा, बट आप कैसे भी करें, आपको ये मेथड सूट नहीं करता है, आप अपने तरीके से कीजिए, बट आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसको आप इस इक्वेशन में लेके आएँ और टर्म बाय टर्म ये करें। तो बस एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, अगेन जो पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा हूँ, ये वाला टर्म f का टर्म यहाँ से LL+1 f है v डबल डैश में, और v वाले टर्म में इक्वेशन में ही LL+1 का टर्म है, ये दोनों टर्म एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल करते हैं। नियर ओरिजिन बिहेवियर यही वाला फैक्टर कंट्रोल करता है। तो जब मैंने नियर ओरिजिन बिहेवियर को वीड आउट करने की कोशिश की, ये टर्म कैंसिल हो गया। उसके बाद आप कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करें और शायद रो की एक ओवरऑल पावर और कॉमन आके कैंसिल हो जाती है पूरे एक्सप्रेशन में। तो उसके बाद जो इक्वेशन आपके पास बचती है, जिसे मैं एफ इक्वेशन कहूँगा, इक्वेशन फॉर दी एफ सीरीज़ या एफ पॉलिनोमियल बाद में, वो ये है रो एफ डबल डैश प्लस एफ डैश 2l प्लस 2 माइनस रो प्लस एफ लैम्डा माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे, हमारा अभी तक फेमिलियर मेथड हो चुका है, द मेथड ऑफ सीरीज सॉल्यूशन या फ्रोबिनियस मेथड जिसे कहते हैं, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे अगेन रेज करना चाहूँगा एक पॉइंट, ये आपको आगे क्लियर होगा, अभी आप जस्ट नोट करें। ये इक्वेशन मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, इनके जैसी है। जैसी क्यों? एक्स वाई डबल डैश, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश। हाँ, ये अंदर का जो वैल्यू है, ये 2l प्लस 2 की जगह मेरे केस में 1 है, 1 माइनस एक्स, और f की जगह y, और इस सारे की जगह कांस्टेंट इसकी जगह q। और इसी इक्वेशन के बजाय एक दूसरी इक्वेशन भी लिखी है। आप बोलेंगे ये तो मैच नहीं कर रहा भाई, यहाँ तो 2l प्लस 2 है, यहाँ 1 है। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक और इक्वेशन होती है जिसमें x, और यहाँ मैंने वेरिएबल का नाम ही चेंज कर दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल माना z है, एक्स जेड डबल डैश प्लस p प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये p आप वो पीछे वाला मत सोचना, देखो सिंबल्स का ऐसा है, सिंबल्स लिमिटेड हैं और याद नहीं रहता पीछे कौन सा सिंबल यूज़ कर चुके हैं। मुझे इस पॉइंट पे याद आ रहा है, ये p सिंबल मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर चुका था, ओके। लेकिन अब ये p वो नहीं है, इस p का काम खत्म हो गया था, इससे मैंने सॉल्यूशन जो निकालना था निकाल दिया। ये p का अब कोई रोल नहीं है, ये दिस p इज समथिंग एल्स, ओके। p प्लस 1 2l प्लस 2 के बराबर हो सकता है। p की अप्रोप्रिएट वैल्यू चूज़ करो 2l प्लस 1, तो हाँ ये एग्जैक्टली इससे मैच करेगा, z डैश f डैश, ठीक है। और z और लैम्डा माइनस l माइनस 1 को आप q माइनस p के बराबर सेट कर सकते हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन और फिर इस इक्वेशन की बात बाद में करेंगे कि अभी जब सीरीज सॉल्यूशन निकल जाएगा तब मैं इसे इस और इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू देयर नेम, दीज आर दी लेगोरी इक्वेशंस। जैसे हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल्स आए और लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स आए, और फिर लेजेंड्रे से हमने एसोसिएटेड लेजेंड्रे की बात की, वैसे ही ये है लेगोरी पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन, लेगोरी इक्वेशन। और ये लेगोरी से दूसरे एक पॉलिनोमियल्स निकालेंगे जिन्हें कहेंगे एसोसिएटेड लेगोरी। तो ये वो इक्वेशंस हैं। तो जहाँ हम आगे बढ़ने वाले हैं उसका पाथ अब ये होने वाला है, इसको जब सीरीज सॉल्यूशन मेथड से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा ये इक्वेशन तो एक्चुअली कौन सी है, लेगोरी इक्वेशन, ओके। अगर अभी तक भी आप स्पेशल फंक्शन से बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं आपको अगेन कहूँगा, जहाँ पे अभी तक हमने इस सीरीज़ में स्पेशल फंक्शंस की बात की है, मैंने पहले एक अलग से स्पेशल फंक्शंस पे एक लेक्चर बनाया था जहाँ मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन को सीरीज सॉल्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। फिर हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में सीरीज सॉल्यूशन मेथड यूज़ किया था। फिर उसके बाद जो थीटा इक्वेशन है स्फेरिकल पोलर के लिए, उसमें इस इक्वेशन को यूज़ किया है, तो वो आप देख लें। तो ये फिर कुछ नहीं है, दिस इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके दिस। अब मैंने लास्ट में समराइज़ किया इस लेक्चर में किया क्या, आफ्टर दिस मच ऑफ मैथमेटिक्स बेसिकली किया क्या था, मैंने जस्ट उसको समराइज़ करने की कोशिश की है। यहाँ पे रो इक्वल टू एल्फा आर, डायमेंशनलेस डिस्टेंस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, एल्फा की वैल्यू समथिंग लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट स्टेप, एक कांस्टेंट लैम्डा आ गया था। लैम्डा क्यों इंपॉर्टेंट है? लैम्डा के अंदर हमारी एनर्जी छुपी हुई है। आप देखिए एफ की इक्वेशन जो अभी चल रही है, लैम्डा इसके अंदर भी है। जब ये इक्वेशन सॉल्व होगी ये लैम्डा की जानकारी देगी। लैम्डा की जानकारी मतलब एनर्जी की जानकारी। एनर्जी, हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने का सेंस क्या है, वेव फंक्शन भी निकालो और एनर्जी आइगन वैल्यू भी। तो एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ से निकलेगी लैम्डा, ओके। फिर हमने एसिम्प्टोटिक बिहेवियर चेक किया था कि नियर इन्फिनिटी बिहेवियर कैसा है यू का, वहाँ से पता लगा e⁻⁻⁻² प्लस वाला ड्रॉप कर दिया था, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। फिर हमने सपोजिशन पुट किया था, अच्छा u बराबर e⁻⁻² इंटू सम अननोन पार्ट v रो। इसको मैंने u की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, v की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। v की डिफरेंशियल इक्वेशन का एनालिसिस किया,
क्योंकि एसिम्प्टोटिक्स तो वीड आउट हो चुका है अब तक। तो अब हमने नियर ओरिजिन बिहेवियर चेक किया वी का, नियर ओरिजिन बिहेवियर पता लगा रो पावर L+1 टाइप का बिहेवियर होता है। तो फिर हमने कहा वी जो होगा उसमें रो पावर L+1 टाइप का फैक्टर होगा, और साथ में जो बाकी अननोन बच गया अभी, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं था अभी भी सॉल्यूशन, तो बाकी कुछ अननोन बचा है, वो है सम एफ ऑफ रो, सम फंक्शन ऑफ रो, सम सीरीज ऑफ रो, सम फंक्शन बोलिए बल्कि आप, सम फंक्शन ऑफ रो। और फिर आपने वो सब्स्टिट्यूट करके यहाँ जो किया है, आप लास्ट में एफ की इक्वेशन पे पहुँच गए। आपने आर इक्वल टू इन्फिनिटी और आर इक्वल टू ओरिजिन दोनों बिहेवियर एलिमिनेट कर दिए हैं। अब एफ की इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बाय सम मेथड, और वो सम मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट वुड बी द मेथड ऑफ सीरीज सॉल्यूशन। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी।